मुस्कान मिश्रा और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 जिसका नाम है क्लाइमेट। अब इस क्लाइमेट चैप्टर में हम बेसिकली पहले दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। ठीक है, वेदर बात करता है किसी भी आसपास के एरिया के एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसे अब मैं यहाँ हूँ तो अगर यहाँ पे मैं गर्मी फील कर रही हूँ या फिर ठंडी फील कर रही हूँ, मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, उसको हम वेदर बोलते हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी पर्टिकुलर रीजन का। जैसे अगर नॉर्थ का रीजन है तो वहाँ पे एवरेज वेदर कंडीशन, एवरेज क्लाइमेट कंडीशन क्या होगा? ठंडा। और कोई साउथ का रीजन है तो वहाँ पे एवरेज वेदर कंडीशन क्या होगा? मानसून का या फिर गर्मी का। वही बात करता है क्लाइमेट के बारे में। ये एक सर्टेन पीरियड तक चलता है, इसका एक सर्टेन टाइम होता है जो कि मिनिमम या ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होना ही चाहिए। तो ये क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्या फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड। अब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, मतलब कि हमारे भारत में क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहती हैं। अब इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है। मॉनसून का मतलब रेनफॉल नहीं है, मॉनसून का मतलब है ऐसा क्लाइमेट जहां पर सारे सीजन हो, जैसे कि समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो। अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन मॉनसून वाली है वो केवल इंडिया में ही नहीं रहती है। ये मॉनसून का क्लाइमेट पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाता है। अब ये जो क्लाइमेट है वो सीजन टू सीजन वेरी करता है। जैसे समर सीजन में जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, पर वहीं राजस्थान में 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। कितना डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ वाले रीजन में। अब विंटर में क्या रहता है? जम्मू एंड कश्मीर में -45 रहता है, पर वहीं तिरुवनंतपुरम केरला के एरिया में 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं रेनी सीजन में जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल होती है और राजस्थान में लो रेनफॉल होती है, मतलब रेनफॉल भी बहुत कम देखी जाती है। वहीं साउथ इंडिया में हाई रेनफॉल का कंडीशन देखा जाता है। अब इसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स देखेंगे, मतलब हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को या उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर। इसका हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लैपडॉर करके भी लर्न कर सकते हैं, लैपडॉर। ठीक है, अब हम इन सारे फीचर्स को, जो भी हमने 6 फीचर्स पढ़े, जो भी 6 फैक्टर्स पढ़े, अब हम इनको बाइफरकेट करके पढ़ेंगे कि अब इनके अंदर क्या क्या है और लैटिट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या होता है, या जो कुछ भी इसमें दिया गया है उसको, उसमें किसका क्या मतलब है। अब जो हमारा पहला फैक्टर है वो बात करता है लैटिट्यूड के बारे में। हमने जब इंडिया का साइज और लोकेशन पढ़ा था तो हमने उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल साइज देखे थे। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो होता है वो अर्थ को डिवाइड करता है बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारी लैटिट्यूडनल लाइंस में। तो ये जो लैटिट्यूड पड़ता है ये इक्वेटर का होता है जो कि 0 डिग्री पे लाई करता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। अब ये जो हमने पहले पिछले टॉपिक में देखा था ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है। अब ये हॉट क्यों होता है? क्योंकि जो सन होता है उसकी रेज जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाने के लिए ज्यादा टाइम लेती है, जबकि उसकी जो रेज है वो ट्रॉपिकल रीजन पे यानी कि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। तो यही हमारा लैटिट्यूड दर्शाता है कि इंडिया के वर्ल्ड में अलग अलग लैटिट्यूडनल जोन्स है जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लेट पहुंचती है सन की रेज और ये इक्वेटर वाले रेंज में जल्दी पहुंच जाती है। हमारा इंडिया जो है वो भी आधे ट्रॉपिकल और बाकी के सब ट्रॉपिकल में जाता है। मतलब ये वाला एरिया इंडिया का जो साउथ वाला वो ट्रॉपिकल में पड़ता है, जबकि जो ये वाला ऊपर वाला एरिया है वो नॉर्थ पोल के सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। यहाँ ये हमारा फर्स्ट वाला फैक्टर कंप्लीट होता है। सिमिलरली हमारा अगला जो फैक्टर है वो एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड जो है वो हाइट बताता है। ठीक है, सपोज करिए ये एक ए पर्सन है। अब ये जितना ज्यादा एल्टीट्यूड मतलब जितना ज्यादा हाइट पे जाएगा वहां पर यहाँ पर उसको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। ठीक है, यहाँ पर वो हॉट ज्यादा रहेगा। अब जितना ज्यादा वो ऊपर जाता जाएगा, ए पर्सन जो है वो जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा उसको उतनी ज्यादा ठंडक महसूस होगी, मतलब वहां पे उतनी ज्यादा उसको ठंड महसूस होगी जितना ज्यादा ऊपर जाएगा। तो यही एल्टीट्यूड दर्शाता है कि आप जितनी हाइट में जाओगे आपको उतनी ही ज्यादा ठंड महसूस होगी और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। अब जो थर्ड फैक्टर है वो हमको प्रेशर और विंड सिस्टम के बारे में बताता है। जैसे ये है लैंड का एरिया, ठीक है, और ये है सी। ठीक है, तो अब जो लैंड है और सी है, लैंड में समर सीजन में क्या होगा? समर सीजन में गर्मी ज्यादा होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रेशर लो होगा। ठीक है, और यहाँ जो सी है यहाँ पर ठंडक ज्यादा होगी ऊपर वाली लेयर में, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। तो जो विंड है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, हमेशा ये याद रखना कि जो विंड
तरफ मूव करती है। तो यहाँ से जितनी भी विंड है वो यहाँ की तरफ मूव कर जाएगी, मतलब लैंड की तरफ मूव कर जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पर विंटर सीजन लेकर आए तो विंटर सीजन में क्या होगा, यहाँ का जो लो प्रेशर था, लैंड का जो प्रेशर लो था वो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ का जो प्रेशर हाई था वो लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विंड किस साइड से किस साइड आएगी, फिर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। कब आएंगी, ये विंटर के सीजन में। और जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो बात करता है डिस्टेंस फ्रॉम सी के बारे में। मतलब ये जो हमारा इंडिया है उसमें नॉर्थ इंडिया में कुछ और क्लाइमेट होता है, साउथ इंडिया में कुछ और। जैसे कि ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर वाटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब मॉडरेट रहेगा ओवर द कोस्टल एरिया। मतलब कोस्टल एरिया में जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा गर्म रहेगा ना ज्यादा ठंडा रहेगा। वहीं जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, बहुत ज्यादा हॉट होगा क्लाइमेट कब, समर्स के टाइम पे, और बहुत ज्यादा कोल्ड होगा कब, विंटर्स के टाइम पे। इसी फिनोमिनन को या इसी कंडीशन को हम कॉन्टिनेंटैलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है वो बात करता है ओशन करंट्स के बारे में। अब जो ओशन करंट्स हैं वो डिस्क्राइब करती हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर विच फ्लो कॉन्स्टेंटली इन अ डेफिनेट पैटर्न। मतलब ये ओशन वाटर की मूवमेंट को डिस्क्राइब करने का काम करती हैं ओशन करंट, जो कि किसी डेफिनेट पैटर्न में फ्लो करते हैं। सपोज करिए ये हमारा अगर वर्ल्ड है तो इस वर्ल्ड में जहां जहां भी पानी है वहां पे कुछ एरियाज ऐसा होगा जहां पर ठंडा एरिया होगा, तो कुछ ऐसी ओशन करंट्स होते हैं जो कि ठंडे होते हैं तो वो एरिया को ठंडा कर देते हैं, और कुछ ओशन करंट्स ऐसे होते हैं जो कि गर्म होते हैं जैसे कि हॉट होते हैं, तो वो उस एरिया में हॉटनेस बनाकर रखने का काम करते हैं। यही ओशन करंट्स का काम है। अब हमारा लास्ट फैक्टर बात करता है रिलीफ फीचर के बारे में। सपोज करिए ये है एरिया ए, ये एरिया ए है और ये है एरिया बी, ठीक है। बीच में ये क्या है, माउंटेन, ये बीच में क्या है, माउंटेन। अब सपोज करिए यहाँ से जो मॉइस्चर वाली विंड्स हैं वो इस साइड जाना चाह रही हैं, ठीक है। मॉइस्चर वाली विंड्स इस साइड गई, पर वो एक लिमिट के बाद तो ऊपर जा नहीं सकती, तो क्या होगा, वो इनसे टकरा करके यहीं पे रेनफॉल हो जाएगी। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि बहुत पास वाले एरियाज में भी जो क्लाइमेट है या जो वेदर है वो अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है, जैसे भी हमने देखा कि विंड यहाँ से गई पर यहाँ माउंटेन पड़ गया तो वो बारिश नहीं हो गई, जबकि वो यहाँ भी हो सकती थी। तो इसीलिए दो पास के एरियाज का भी क्लाइमेट या मॉनसून डिफर करता है। अब हम वो फैक्टर्स को देखेंगे जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे। तो टोटल 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड, उसके बाद है एल्टीट्यूड, फिर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे कि ये तीनों कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब पहला फैक्टर जो है वो है लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड है, जैसे अर्थ है, तो जो अर्थ का बीच वाला एरिया होता है, मतलब इक्वेटर वाला 0 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, जो कि हाई हीट वाला एरिया होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो एरिया होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ का, वो होता है सब ट्रॉपिकल एरिया। और फिर उसके नीचे का जो एरिया होता है इक्वेटर के 23.5 साउथ का, साउथ लैटिट्यूड का, वो भी सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। मतलब जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उसमें लेस हीट होती है और जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसमें हाई हीट होती है, ठीक है। अब इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया होता है, और इक्वेटर के नीचे का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया होता है। अब जो इंडिया है उसके आपको पता होगा, जैसे ये इंडिया है तो इसके यहाँ से बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकली हुई है, ठीक है। तो इंडिया का ये वाला एरिया आता है ट्रॉपिकल रीजन में और इंडिया का ये वाला एरिया आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। इसलिए इंडिया के नॉर्थ में हमें ठंडक देखने को मिलती है और इंडिया के साउथ में हमें गर्मी या फिर मानसून देखने को मिलता है। अब हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो बात करता है एल्टीट्यूड के बारे में, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि एल्टीट्यूड जो है वो हाइट होती है, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए जैसे ये है इंडिया, ठीक है, ये है हिमालय इस रीजन में। तो जो हिमालय है वो एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे है, मतलब एक सर्टेन हाइट पे है। जैसे इनकी हाइट 6000 मीटर से, ठीक है, तो ये एक हाइट पे है। तो इनका जो हाइट है वो बैरियर का काम करता है। जैसे यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं, जो मॉनसूनिक विंड से सीस्मिक विंड्स आ रही हैं, यहाँ से जो आ रही हैं वो हिमालय से टकरा के नॉर्थ वाले रीजन में बारिश करती हैं। ये नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में रेनफॉल क्रिएट करती हैं। अब अगर ये हिमालय ना होते तो ये विंड पास आउट हो जाती नॉर्दर्न एरियाज में या फिर नॉर्दर्न कंट्रीज में, पर यहाँ रुकती है हिमालय से टकरा के। इस एरिया में रेनफॉल का बड़ा कारण है हिमालय। वहीं जो नॉर्दर्न एरिया से ठंडी हवाएं, ठंडी विंड्स आती हैं वो हिमालय को यहाँ बेयर करने का काम करती है, जिससे यहाँ पर जरूरत से ज्यादा ठंडी ना पड़ जाए।
तो यही हमारा एल्टीट्यूड है। अब हमारा थर्ड फैक्टर जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है प्रेशर एंड विंड्स। अब प्रेशर और विंड कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा, ये हमारा इंडिया है। जब इस नॉर्दर्न साइड से विंड्स आती हैं तो वो लैंड का एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया लैंड का है, नीचे वाला एरिया ओशन का है, ठीक है। तो ये लैंड का एरिया है, यहाँ से विंड्स जो आती है वो हमेशा टिल्ट होके आती है, कभी सीधी विंड नहीं आती। ये टिल्ट होकर क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है जब वो रोटेट करता है तो अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स बनती है, उस फोर्स की वजह से जो विंड है वो थोड़ा टिल्ट होके आती है, ठीक है। इस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, कोरियोलिस फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो विंड भी टिल्ट होके आएंगी, फिर इस साइड अब ऑब्वियसली अर्थ मूव हो रहा है तो टिल्ट होके आएंगी और फिर टिल्ट होके ही वापस जाएंगी, ठीक है। अब समर में क्या होता है, समर के टाइम पे इन समर क्या होता है कि जो विंड्स होती हैं वो लैंड वाले एरिया से एंटर करती हैं। अब लैंड के एरिया से एंटर करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रेशर कम होगा, तो विंड ठंडी नहीं होगी, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा तो कोई रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। ये समर का टाइम जो लैंड के एरिया से विंड आ रही है, ठीक है। द विंड्स दैट कम्स फ्रॉम द लैंड दे डू नॉट कंटेन इनफ मॉइस्चर। अब जो लैंड से विंड आ रही है वो कोई भी मॉइस्चर कंटेन नहीं करती, इसलिए इस एरिया में लू वगैरह चलती है, ठीक है। और मॉइस्चर इनसाइड द सेम विंड्स व्हिच कम फ्रॉम द ओवर द ओशन। अब जैसे यही विंड्स अगर लैंड के एरिया से आ रही है तो इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, पर अगर यही विंड्स सी के एरिया से आ रही है तो इसमें मॉइस्चर होगा। अभी हम वो भी देखेंगे। अब जो विंड्स लैंड से आ रही थी, वही विंड्स अगर ओशन वाले एरिया से आएंगी, यहाँ से आएंगी, ऑब्वियसली टिल्टेड होके आती, जैसे मैंने पहले बताया था। तो जब वो यहाँ से आएंगी तो फिर ये नॉर्थ वाले रीजन में जाएंगे, और जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पर हिमालयाज हैं, उनसे टकराकर इस नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में ये बारिश करेंगी। यही बताते हैं हमारा प्रेशर एंड विंड। इसके बाद हम देखेंगे जेट स्ट्रीम। पहले अपन ये देखेंगे कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। ये समझ लो कि जेट स्ट्रीम एक टाइप की हवा होती है, ठीक है। इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई स्पीड वेस्टर्ली विंड, ठीक है। ये नैरो बेल्ट होती है, नैरो मतलब पतली बेल्ट होती है जो कि बहुत हाई स्पीड में चलती है, ठीक है, जो ग्लो करती है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। जैसे सपोज करिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ की जो ये लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो विंड फ्लो करती है उसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये हाई स्पीड में फ्लो करती है। अब जैसे सपोज करिए ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया में ये है हिमालयाज, तो ये हिमालयाज के जब नॉर्थ में फ्लो करेगी, जब ये हिमालयाज के नॉर्थ में फ्लो करेगी तब उसमें क्या होगा, समर सीजन आएगा, ठीक है। समर सीजन में ये है जेट स्ट्रीम। समर सीजन में ये हिमालयाज के नॉर्थ में फ्लो करती है और विंटर सीजन में ये हिमालयाज के ऐसे साउथ में फ्लो करती है। साउथ में फ्लो कब करेगी, ये विंटर सीजन में, ठीक है। इसको ही हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। अब मॉनसून क्या होता है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मॉनसून। मतलब जो सीजन बाय सीजन जो विंड्स हैं उनका जो रिवर्सल होता है, मतलब कभी विंड्स विंटर की होती है, कभी समर की होती है, कभी नॉर्थ से आती है, कभी साउथ से आती है, इसी रिवर्सल को ही हम मॉनसून बोलते हैं। जैसे ये है इंडिया, तो जब विंड्स नॉर्थ से आ रही है तो वो विंटर सीजन दर्शाती है, ठीक है। और जब विंड साउथ से आ रही है तो वो समर सीजन दर्शाती है और फिर वो रेन लेकर आती है, जिसके बाद रेनी सीजन आता है। वही अब मॉनसून का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मॉनसून का मैकेनिज्म बेसिकली 5 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। पहला होता है द डिफरेंट कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मतलब लैंड जो है उसकी अलग कूलिंग और हीटिंग होती है, वाटर जो है उसकी अलग कूलिंग और हीटिंग होती है। इसी डिफरेंशिएशन का ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड एक फिनोमेना है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसकी पोजीशन में जब शिफ्ट आता है तभी मॉनसून का मैकेनिज्म चेंज होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मतलब एक हाई प्रेशर एरिया है जो कि ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटू। मतलब इंडिया के ऊपर जो तिब्बतन प्लेटू है उसमें जब हीट होती है तो वो भी मॉनसून के मैकेनिज्म को इफेक्ट करती है। अगला है द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। फिर जब जेट स्ट्रीम्स जो है, जो मैंने आपको पिछले उसमें पॉइंट में बताया था कि जो जेट स्ट्रीम है उसकी मूवमेंट की वजह से भी मॉनसून का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंशिएट होता रहता है। अब जो पहला फैक्टर है मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून का, वो बात करता है डिफरेंट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इन लैंड एंड ओशन। अब जो लैंड है वो बहुत जल्दी हॉट और कोल्ड हो जाता है, ठीक है। वहीं जो ओशन है वो बहुत लेट कोल्ड और हॉट होता है। यही डिफरेंशिएशन है इन दोनों में, क्योंकि इनके जो हाई प्रेशर रीजन है और लो प्रेशर रीजन है उस वजह से। अब दूसरा है शिफ्ट ऑफ
पोजीशन ऑफ ICTZ। ICTZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हमने ये देखा था कि ये ट्रॉपिकल रीजन होता है इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, अब हमारी अर्थ सीधी तो है नहीं, वो टिल्टेड है और वो रोटेट भी करती रहती है। तो टिल्टेड और रोटेट करने की वजह से जो सन का रेज है वो डायरेक्टली इस पे पड़ता है, तो इसलिए इस रीजन को ITCZ रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब टिल्ट होती रहती है तो ये कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी हो जाता है ICTZ, और कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है। तो ये जो है इसकी पोजीशन में शिफ्ट आता रहता है जैसे ही अर्थ रोटेट करती है। अब जो थर्ड है वो बात करता है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब जैसे ये है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के ईस्ट में एक एरिया है जो कि हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया है तो उसके ईस्ट साइड इंडिया भी पड़ता है। हाई प्रेशर एरिया से हमेशा जो विंड जाती है वो क्या लेकर के जाती है? रेनफॉल लेकर जाती है। तो ये रेनफॉल का कंडीशन बन जाता है इंडिया में। उसके बाद हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। अब इंडिया के जस्ट ऊपर तिब्बतन प्लेट्यू है, ये इंडिया के जस्ट ऊपर तिब्बतन प्लेट्यू है, ये लो प्रेशर रेंज है, मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये एक लो प्रेशर रेंज है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से ये विंड्स को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर फिर रेनफॉल का रीजन बनता है। अब जो लास्ट फैक्टर है मॉनसून के मैकेनिज्म का, वो है मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ये जेट स्ट्रीम होती है, जब ये नॉर्थ से जाती है साउथ से जाती है तो अलग अलग कंडीशंस होती है, ये हिमालयास है, ठीक है। वहीं जैसे यहाँ से जब विंड फ्लो करती है तो फिर यहाँ पे वाटर का रेनफॉल जो है वो होता है। यही बताती है कि जेट स्ट्रीम का मूवमेंट जो है वो कभी नॉर्थ के एरिया में रहता है और कभी कभी जेट स्ट्रीम का मूवमेंट जो है वो साउथ के एरिया में भी रहता है। अब देखिए कि एल नीनो का फिनोमिना क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो हॉट कोई ठंडा रीजन है या कोई उससे थोड़ा कम ठंडा रीजन है, तो क्या होगा, जब हाई प्रेशर एरिया से हॉट विंड्स, हाई प्रेशर एरिया से हॉट प्रेशर विंड्स या हॉट विंड्स जब लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएंगी और लो प्रेशर एरिया से जब हॉट विंड हाई प्रेशर एरिया की तरफ जाएंगी, तो इसको ही हम एल नीनो का फिनोमिना बोलते हैं। ये जब अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करती रहती हैं हॉट एयर विंड्स, तो उसको ही हम एल नीनो का फिनोमिना बोलते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये बात करता है ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून। मतलब आप ये जानते हैं कि इंडिया में मॉनसून एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि मॉनसून कैसे आ रहा है और फिर वो कैसे जा रहा है, ठीक है। मॉनसून इंडिया में अराइव होता है सदर्न पार्ट से, मतलब मॉनसून की विंड्स जो है वो यहाँ से अराइव होती है, ठीक है। अब ये जो विंड है सदर्न पार्ट से अराइव हो गई, ठीक है, कब? जून के टाइम पे, ठीक है। और ये जो विंड्स है फिर वो दो ब्रांच में डिवाइड हो गई, एक होती है अरेबियन सी की ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। अब ये अरेबियन सी की ब्रांच जो है ये ऐसे आगे जाती जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ टर्न लेगी। सेम बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो भी ऐसे जाती जाएंगी, ठीक है, ऐसे ये भी जाती जाएंगी, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई बाय 10th of June, मतलब ये मुंबई के टाइम में मुंबई कब पहुंच जाता है? 10th जून में। जो अरेबियन सी की विंड की ब्रांच है वो 10th जून पे मुंबई पहुंच जाती है। वहीं जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब 1st to 7th of जून के बीच में वो असम पहुंच जाती है, ठीक है। कहाँ पहुंच जाती है? फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहाँ पहुंच जाती है? असम पहुंच जाती है। फिर अब इस एरिया में बारिश होगी, फिर ये विंड्स भी यहाँ आ जाएंगे, बे ऑफ बंगाल वाले, और अरेबियन सी की विंड्स भी यहाँ आ जाएंगे। कहाँ पे? सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, या फिर सौराष्ट्र का पार्ट होता है ये, यहाँ सौराष्ट्र या सेंट्रल पार्ट में आ जाती है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट में आएंगी तो फिर ये कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितना भी नॉर्थ इंडिया का रीजन है यहाँ पर जुलाई के टाइम पे बारिश होगी। ये मैंने बता दिया ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मॉनसून का विड्रॉल कैसे होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है विड्रॉल ऑफ मॉनसून की। अब जो विड्रॉल ऑफ मॉनसून है वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है। अर्ली सितंबर के टाइम पे क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न के स्टेट्स है यहाँ से मॉनसून जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अर्ली सितंबर के टाइम पे। फिर मिड अक्टूबर के टाइम पे ये क्या हो रहा है? अर्ली सितंबर के टाइम पे। अब मिड अक्टूबर के टाइम पे क्या होगा, जो हाफ ऑफ द नॉर्दर्न एरिया है वहां से मॉनसून चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून विड्रॉ फ्रॉम द होल कंट्री। अब अर्ली दिसंबर के टाइम पे क्या होगा, मॉनसून जो है वो पूरी तरीके से कंट्री से चला जाएगा। सबसे पहले जाना कहाँ से स्टार्ट करता है? नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से। अब इंडिया में टोटल 4 टाइप के सीजन्स होते हैं, ठीक है। जो सीजन्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सीजन है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर सीजन के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा सीजन है हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर सीजन के नाम से जानते हैं। तीसरा सीजन है एडवांसिंग मानसून, जिसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। चौथा है रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम ट्रांजिशन सीजन के नाम से जानते हैं। ये रिट्रीटिंग मानसून आपने ज्यादा सुना नहीं होगा, पर मैं भी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम इन सारे सीजन्स को बाइफरकेट करके पढ़ेंगे कि इसमें किस सीजन में क्या होता है, कैसी क्रॉप्स वगैरह सारी चीजें, ठीक है। अब अपना पहला सीजन है कोल्ड वेदर सीजन या फिर विंटर सीजन। ये जो कोल्ड वेदर सीजन होता है वो मिड नवंबर में स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया में और फिर फरवरी तक रहता है। जैसे अपने को पता है कि ये ऊपर वाला एरिया नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ये कब स्टार्ट हो जाता है, मिड नवंबर से ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है और कब तक लास्ट करती है, टिल फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक लास्ट करती है। उसके बाद दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। ये जरूर याद रखना कि जो ठंडक होती है, जो कोल्ड वेदर सीजन होता है वो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया के ही पार्ट में होता है। सदर्न इंडिया में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज, ये दिसंबर और जनवरी के जो मंथ होते हैं वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्ट इज कॉमनली सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रॉस्ट मतलब जो परत जम जाती है ठंड की या फिर जो परत जम जाती है ओस की, वो यूजुअली हमें नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में ही देखने को मिलती है। दूसरी चीज, स्नोफॉल जो होती है वो हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। मतलब जितने भी नॉर्दर्न इंडिया में अपन ने हिमालयस पढ़े थे पिछले टॉपिक में, तो जो हिमालय है नॉर्दर्न इंडिया में, वहां पर स्नोफॉल्स भी होती है। कभी कभी जम्मू कश्मीर के एरिया में भी स्नोफॉल होती है। तो यही था। उसके बाद महावत जो होता है, महावत का मतलब होता है कि जब अगर विंटर सीजन में बारिश हो जाती है, विंटर सीजन में अगर बारिश हो जाती है जो कि बहुत ही कम अमाउंट की होती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होती है, तो उसको ही हम महावत बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो बारिश है महावत, वो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। अब हमारा जो दूसरा सीजन है वो बात करता है समर सीजन के बारे में या फिर हॉट वेदर सीजन के बारे में। अब ये जो हॉट वेदर सीजन है वो स्टार्ट होता है मार्च में और वो मई तक लास्ट करता है, ठीक है। मार्च से मई के बीच में स्टार्ट होता है। फिर समर में हमेशा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ा रहता है नॉर्दर्न कंट्रीज में। सदर्न कंट्री में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर विंड चलती है, अपन ने पहले भी पढ़ा है। वहाँ पर सी है, ओशन है, तो उससे उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पर नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। फिर इस टाइम पे समर सीजन के टाइम पे हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं, मतलब गर्म और सूखी सूखी सी हवा। फिर क्या होता है उसमें, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लू के नाम से भी जाना जाता है। जो गर्म हवाएं चलती हैं, जो भी नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री से होंगे या जो भी नॉर्दर्न स्टेट से होंगे, उनको ये पता होगा कि यहाँ पर हॉट और ड्राई विंड्स चलती है, जिनको हम लू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। मतलब जो हॉट वेदर सीजन है उसमें डस्ट के स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा कॉमन, मतलब धूल तो उड़ती रहती है हर जगह। फिर थंडर स्टॉर्म्स भी एसोसिएटेड होते हैं इससे, वायलेंट विंड से। मतलब जब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं तो कई बार थंडर स्टॉर्म भी आ जाते हैं। और फिर ये एक प्री मानसून सीजन का भी सिग्नल देकर जाता है जब हेल्स पड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वेस्ट बंगाल में इस सिस्टम को काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, हमारा जो थर्ड सीजन है वो बात करता है एडवांसिंग मानसून के बारे में या फिर रेनी सीजन के बारे में। अभी रेनी सीजन क्या होता है, जब प्री मानसून शावर्स होते हैं उसको मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मानसून आने के जस्ट पहले जब बारिश होती है तो उस टाइम पे मैंगो की खेती या फिर आम की खेती बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। फिर अब अपने को ये पता हो, कुछ इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 150 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अब ज्यादा बारिश वाले स्टेट्स बेसिकली आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, सिक्किम, ये सारे होंगे जहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है, मतलब हैवी रेनफॉल होती है। और कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा लो होती है या फिर बहुत कम होती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर थोड़ा लो रेनफॉल होती है। तो यही बताते हैं हमारे एडवांसिंग मानसून के बारे में कि जब मानसून आने वाला होता है तो उस सीजन को क्या बोलते हैं, जब बारिश होती है। तो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब की बारिश होती है। अब फोर्थ सीजन बात करता है रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। मतलब अपन ने ये मानसून, ये सीजन तो देखा होगा जिसमें अपने को ह्यूमिडिटी मतलब उमस लगती है, ये उसी सीजन के बारे में बात करना है। इसका नाम अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर हीट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है वेदर में, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब उमस भी होती है वेदर में और टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। अब इससे क्या होता है, जो वेदर होता है वो ऑप्रेसिव हो जाता है, मतलब वेदर जो है वो थोड़ा प्रेशरिस्टिक हो जाता है। डे के टाइम पे
इसी को हम अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं। सपोज करिए ये लैंड है, ठीक है। जब लैंड में वेपर बनने लगेगा या फिर लैंड जो है वो ऐसा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ेगा और साथ ही साथ आपको ह्यूमिडिटी भी होगी। अब समर सीजन में ये था कि गर्मी ही होगी केवल, पर ये वाले सीजन में ऐसा हो रहा है कि गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हो रही है, मतलब उमस भी हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसको ही हम रोटेटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। यहाँ हमारे चारों सीजन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। टॉपिक में ये बताया है कि मानसून हम सबको जोड़ के कैसे रखता है, ये एकता का प्रतीक कैसे। मानसून ऐसे है क्योंकि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है जो कि मानसून स्टार्ट होने पर ही होती हैं। आपने देखा होगा वो बोटिंग सिस्टम चलता है सदर्न इंडिया के पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स में, तो वो कल्चरल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो कि मानसून होने पर ही की जाती है। और भी बहुत से, जब हमारी फसल कटती है तो मानसून को एज अ सीजन के सेलिब्रेशन के हिसाब से मनाया जाता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लोग जो हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या सारे ही लोग ऐसे हैं जो कि मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लेकर, मोस्टली ऑफ द फार्मर्स। उसके बाद मानसून जो है वो एयर में एक फ्रेशनेस लेकर आता है, वो हमारे फॉरेस्ट को ग्रीन रखने का काम करता है और वो एक बेसिकली यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है हमारे लिए। यहाँ हमारा चैप्टर 4th ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5th ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। That's it for the video. Thank you for watching.